हींअर गुज़ारिश कंदुसि सिंध में नौजवान नस्ल में तमामु घणो मक़बूल रहनुमा, ज़बरदस्त क़िस्म जो वकील ऐं पंहिंजे ख़्याल में ज़बरदस्त दलील रखंदड़, आइन त सॼो ॼण बरज़बानी हिन साहब खे यादि आहे। ऐं गुज़ारिश कंदुसि साईं अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब खे, अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब क़ौमी अवामी तहरीक जा सदर आहिनि, कि अचनि अची पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा द इंटेलेक्चुअल फोरम को, उनके चेयरमैन साहब को जो एक इंतहाई काबिल वकील हैं, उनका साफ शफाफ माजी है, सारी ज़िंदगी उन्होंने एक्टिविज़म के लिए और लोगों के हुकूक़ के लिए काम किया है। एक लाइन है शायद बर्नार्ड शाह की या किसी और राइटर की कि बेचारा सीज़र वो भेड़िया हरगिज़ न बनता अगर हम भेड़े न बनते। तो ये जो आम तासर है अफ़गानिस्तान के बारे में कि बेचारे मज़लूम लोग हैं, जुल्म हो रहा है, ये एक हद तक सही है। आम अफ़गान, आम पश्तून हमारे भाई हैं, उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां, उनकी माएँ हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां हैं। वो पाकिस्तान में बसने वाले पख्तून तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, जिस तरह पाकिस्तान की तमाम दूसरे सूबों के लोग हैं, मगर पड़ोसी होने के नाते अफ़गान लोग, पड़ोसी होने के नाते ईरान के लोग, ये तमिल, ये मलयालम, ये तेलुगु, ये श्रीलंकन, ये सिंगालीज़, ये बंगालीज़, ये अरब, ये सब हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई और बहन हैं। मगर जैसे मैंने कहा आगाज़ में कि सीज़र भेड़िया हरगिज़ न बनता अगर हम भेड़े न बनते, तो अफ़गानिस्तान पर ये मुसीबतें हरगिज़ न आती अगर अफ़गान अवाम इनको कंडोन न करता, इनको बर्दाश्त न करता, इनको चलने देते रहता या उस पर आवाज़ न उठाता या आवाज़ उठाता, तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता था। बिल्कुल ऐसे जैसे सिंध में हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। सारा कसूर हुक्मरानों का भी है और हम लोगों का भी है। हम लोग जो खामोश हैं, हम लोग जो चुप हैं, हम लोग जो बात करके फिर अपना समझते हैं कि हमने अपना किरदार अदा कर दिया, वी हैव कन्वेड आवर कंसर्न्स, दैट्स सफिशिएंट, दैट्स मोर देन इनफ। तो अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि अफ़गान लोगों का इसमें बड़ा हिस्सा है। 72 तक तो बादशाह थी उनके पास, ज़ाहिर शाह बैठा था 1933 से लेकर 72 तक। इस दौर में 40 साल बादशाह तो फिर दाऊद आया, वो भी एक सेमी बादशाह थी। और आपके इल्म में जो लोग पढ़ते हैं अफ़गान हिस्ट्री, उनके इल्म में होगा कि अफ़गानिस्तान में कोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो रही नहीं है ना, ख़ानदानों की हुकूमत है। पढ़ते हैं ना, ग़ुलाम ख़ानदान, मुग़ल ख़ानदान, खिलजी ख़ानदान बर्रे सग़ीर पे। यहाँ तो फिर दर्जनों ख़ानदान थे सिंध में, कलोड़ो, सुमरो, समो, जाम, उन्नड़ हुकूमतों यूँ कई। वहाँ फ़कत 3 ख़ानदान, होतक्स, दुरानीस, डिकेड्स तक वो बैठे रहे, डिकेड्स तक, और फिर आखिर में बारकज़ईस। अफ़गानिस्तान की गुज़िश्ता कई डिकेड्स की हुकूमतें बारकज़ईस के पास हैं, दूसरों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी कोई एक 2-3 साल का पीरियड भी नहीं है कि होतक्स, दुरानीज और बारकज़ईस के बीच में आकर कोई और बादशाह या हुक्मरान बना हो। ये तो सौर इनकलाब आया 70s के आखिर में, जिसमें आके फिर नूर मोहम्मद तराकई, हफीज़ुल अमीन, बबरक कारमल, ये लोग आए जिनमें से कोई दुरानी या होतक या बारकज़ई नहीं था।
उनमें से नूर मोहम्मद तराकई की हुकूमत तो जेन्युइन थी, कोई फॉरेन इन्वेडर नहीं था उसके साथ। लोग समझते हैं कि जो अफगानिस्तान में सौर इनकलाब आया उसमें कोई फॉरेन फोर्सेस आ गई, नहीं। इनिशियली देयर वाज एन इंटरनल रिवोल्यूशन, सौर इनकलाब लेड बाय नूर मोहम्मद तराकई। उसको मारा गया, उसको मरवाया गया, हफीजुल्लाह अमीन ने आकर उसको मार दिया और फिर खुद भी मारा गया। और फिर सोवियत इन्वेजन हुआ, फिर सोवियत इंटरफेरेंस हुआ। और फिर जब सोवियत इंटरफेरेंस हुआ तो सोवियत इंटरफेरेंस को एक्सप्लॉइट भी किया गया। एक तो वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। कोई भी इनकलाब के नाम पर, कोई भी मजदूरों और किसानों और मेहनत कशों के नाम पर दूसरे मुल्क में दाखिल नहीं होना चाहिए। दूसरे मुल्क का मामला उस मुल्क के लोगों को देखना चाहिए। हेजेमनी या एम्पेरियलिज्म मगरबी साम्राज्य के नाम पे हो या मेहनत कशों के नाम पे हो, दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मगर पहला जो इनकलाब था वो दूसरों की मुदाखलत से नहीं था, नूर मोहम्मद तराकई का। फिर जब उसके खिलाफ साजिशें हुई तब वो इंटरफेरेंस हुआ। और फिर क्या हुआ? एट दैट टाइम पैन इस्लामिज्म सर्व्ड देयर पर्पस। पैन इस्लामिज्म उसको जस्टिफाई किया गया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया। दे जस्टिफाइड इट एज फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट सोवियट्स। और फिर देन मदरसा कल्चर वाज यूज्ड टू रिक्रूट यंग फाइटर्स हु लेटर वोर द मास्क ऑफ तालिबान। तालिबान का मास्क तो बाद में आया ना, उससे पहले तो फ्रीडम फाइटर्स थे जो लड़ रहे थे, आज़ादी पसंद लोग जिनको स्पॉन्सर किया गया सोवियट्स के खिलाफ लड़ने के लिए। और फिर व्हेन एंटायर मैस वाज देयर, समवन हैड टू क्लियर अप दैट एंटायर मैस। एंड हु बेटर देन द नेबर्स नेक्स्ट डोर? पड़ोसियों से, करीबी पड़ोसियों से बेहतर कौन हो सकता है? Then we were there. So wave upon wave of homeless refugees poured into our country, seeking help that we could ill afford. हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. And someone had to pay the price for that compassion. और फिर हमने प्राइस दी। Our culture, our economy, our security, our values, all were gone with the wind. तबाह बर्बाद कर दिया गया। एंड हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? उसके लिए बाहर की ताकतें, आलमी ताकतें तो रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर मच ऑफ द ब्लेम रेस्ट्स विद 11 years ऑफ ज़ियाज़ रिजीम। ज़ियाउल-हक की हुकूमत थी 11 साल की, जिसने पाकिस्तान के पुरअमन खत्ते को बैनुल-अक़वामी मफादात के लिए कलाशनिकोव और मंशियात के एक गुर्दाब में, एक दलदल में दबा दिया, गर्क कर दिया। अफगानिस्तान को समझने के लिए हम जो समझते हैं कि अफगानिस्तान कोई पश्तून मामला है, सारा पश्तून मामला नहीं है। पश्तून कितने हैं? 4 करोड़ की आबादी में कोई 40-42% पश्तून है, लोगों को पता नहीं है। 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख पश्तून हैं। 2 करोड़ 10-20 लाख दूसरे लोग हैं। 27% ताजिक हैं, 10%, 9-10% के करीब उज़्बेक हैं, 9-10% हज़ारा हैं, 4-5% तुर्कमेन हैं, 2% तो मालिक साहब को पता होगा बलोच हैं, ऐबक्स हैं, दूसरे हैं। उस टकराव वाली रियासत को आर्जी तौर पर वेस्टर्न ताकतों ने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके छोड़ दिया, जैसे वो हमेशा करते हैं। जैसे आपको कहा गया था कि बहरी बेड़ा आ रहा है, आप लड़ रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान में घेरा था और बताया गया कि बहरी बेड़ा आ रहा है, करीब पहुंचने वाला है, बहरी बेड़ा आ रहा है, आखिर तक नहीं आया, फॉल ऑफ ढाका हो गया। तो ये बताया गया है कि अफगानिस्तान के लोग, वो मुनीर न्याजी ने कहा है ना, उसका तर्जुमा है, पंजाबी में शेर है, उसका ट्रांसलेशन भी बड़ा कमाल का है कि कुछ यूं भी राहें मुश्किल थी और कुछ गले में गम का तोक भी था, और कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ हमें मौत का शौक भी था। तो शहर के लोग भी जालिम थे मगर हमें भी मौत का शौक है। तो हमने अपना किरदार अदा किया, पैसे आए, हॉट परसूट 2001 में, ईदर यू आर, महताब साहबा ने कोट किया, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस।
और हम पीछा करेंगे। और हमने हाथ उठा लिए, हमने कहा भाई ला ताल्लुक है हम। वो अफगान बात नहीं भूले। जो लोग ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, मुझे बैरून मुल्क कोई एक अफगान ऐसा नहीं मिला जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखता हो। वो सब कहते हैं कि ठीक है, वक्त आएगा फिर देखेंगे, आपने हमें बुरी तरह से इस्तेमाल किया है। हालांकि इस्तेमाल वो खुद हुए, हालांकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम थे। अफगानिस्तान अर्बनाइज हो नहीं पाया, इसमें हमारा क्या कसूर है? 4 करोड़ आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी है। 4 करोड़ आबादी, बलूचिस्तान के सूबे से ज़्यादा आबादी है। 4 करोड़ आबादी, आधे सिंध जितनी आबादी है। उस 4 करोड़ आबादी में शहर बड़े में बड़ा काबुल है, 30 लाख का शहर ही नहीं है। 2-2.5 लाख के शहर, अर्बन सेंटर्स हैं ही नहीं। हेरात, कुंदूज, जलालाबाद, मज़ार शरीफ, बल्ख, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे। गजनी 2-2.5 लाख। बाकी सारे पहाड़ हैं, बाकी सारे रेगिस्तान हैं, उनमें बसने वाले लोग हैं। वहाँ न स्कूल है। दाऊद के ज़माने में कुछ कोशिशें हुई, कुछ डॉक्टर नजीबुल्लाह के ज़माने में कोशिशें हुई, उसको फिर तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब पाकिस्तान पे बोझ डाला जा रहा है अफगानियों का। भाई अफगानिस्तान के बॉर्डर पे तो दूसरे ममालिक भी हैं। उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है और चाइना है। उनमें से कोई नहीं है अफगान आबादकारों को लेने के लिए। गुज़िश्ता 3 डिकेड्स में 40 लाख के करीब लोग पाकिस्तान में आ चुके हैं, 4 मिलियन। और इंतहाई बदनसीबी हमारे अफगान भाइयों की कि उनके 30 से 40 लाख लोग मारे जा चुके हैं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में 30 से 40 लाख अफगान मारे गए, जख्मी हुए, माजूर हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। हमें उनसे मोहब्बत है, हमदर्दी है, प्यार है, अखुवत है, मगर अखुवत अपनी कास्ट पे तो नहीं हो सकती ना। मोहब्बत अपनी कास्ट पे तो नहीं हो सकती। अपने लोगों को मरवा कर प्यार का इजहार तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है अपने लोगों को मरवा के प्यार का इजहार करना, तो पाकिस्तान के दूसरे सूबे भी कर लेना ये तजुर्बा। अपने आप को तबाह बर्बाद करके दूसरों के लिए रास्ते बिछाने की ख्वाहिश है तो हमारे दूसरे भाई भी मुकाबला कर ले हमसे। पंजाब मुकाबला कर ले हमसे, केपी के मुकाबला कर ले हमसे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमें अपने मुसलमान भाइयों से भी उतना ही प्यार होना चाहिए जितने दूसरे अपने हमवतन लोगों से, दूसरे आम इंसानों से। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क तो सऊदी अरब है, जो फाइनेंस भी करता है। यूएई है, कतर है, बहरीन है, जॉर्डन है, लिबिया है, इराक है, शाम है। वो क्यों नहीं आबाद करते? सारे अफगानी भिजवा दिए जाते हैं पाकिस्तान। सऊदी अरब कुर्बानी दे इतना। सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है और सऊदी अरब में बड़ी रेगिस्तान है, वीराने हैं, पैसों का भी इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा, तेल बेपनाह है, कर दें आबाद वहां पे। बातें कतर ने की हैं, मीडिएट कतर ने किया है, नेगोशिएशंस कतर में हुई हैं, वो आबाद करें। उन्होंने तो कैंपें बनाई हुई हैं, आपने देखा है पता नहीं, कैंप्स बनी हुई हैं। 5-7 वाशरूम में हजारों लोग बैठे हुए हैं कतर की कैंपों में, अफगान भाई हमारे। यहां पाकिस्तान में क्या होता है? आप कहें कि यहां पे भी कैंप है, बात कर देंगे मगर उस पर अमल नहीं होगा। यहां कैंप बनेगी तो कैंप के बाहर जो पहरा देने वाला बंदा होगा वो भी अफगानी होगा। वो उनके साथ नेगोशिएट करके उसको कह देगा चले जाओ आगे, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर। वो आके यहां बैठ जाएंगे, वो आके आपकी शाहराहों पे बैठ जाएंगे। मैं मुखातिब हूं इमरान खान साहब से। खान साहब, सिंधी में कहते हैं मामा जे घर मिजमान मुखे लहरन को लोडू। मामू के घर मेहमान है, मेरे को कोई परेशानी और बेचैनी नहीं है। तो ये सिंध मामू का घर नहीं है जिसमें आप जिसको चाहे कह देंगे भाई आ जाएं तो आप आके सब यहां भेज देते हैं। और मुझे अफसोस है हमारी कराची की कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, कोई डीसी देख लेते हैं, कोई एसडीएम देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये अंदरूनी सिंध से आया है, अंदरूनी सिंध से आया, पकड़ लो, अंदरूनी सिंध से बंदा आ गया। अंदरूनी सिंध कोई जर्मनी में है, फ्रांस में है, अंदरूनी सिंध इस्तांबुल के बराबर में है, वहां से बेचारा आ गए बैरूनी सिंध में।
भाई ये सिंध है पूरा, कराची तख्तगाह है, हम और आप सब बाशिंदे हैं। उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले सब सन्स ऑफ सॉइल हैं, सबका ये वतन है। जो भी यहाँ परमानेंट रेजिडेंट हैं सिंध के, वो सब भाई हैं, सिर्फ सिंधी और उर्दू बोलने वाले नहीं। जो डिकेड से आबाद यहाँ बलोच हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, 50s और 40s और अर्ली 60s के आबाद रहने वाले तमाम लोग हमारे भाई हैं, और वो सन्स ऑफ सॉइल हैं। वो सिंध का और पाकिस्तान हमारा वतन है, सबका, हम सबका है। मगर कोई जैकबाबाद से डीसी आ जाए तो 50 लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फलां शख्स आ गया, और ये जोक दर जोक इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और वो हथियारबंद हैं, और वो मिलिटेंट हैं, और उनमें से कुछ लोग मंशात फरोश हैं, उनसे में से कुछ लोग हैं जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में धमाका किया, उनमें से कुछ हैं जिन्होंने लाहौर में धमाके किए, उनमें से कुछ हैं जिन्होंने सेवन में धमाके किए और शिकारपुर में धमाके किए। उनके लिए कोई कराची से एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग बोलते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर कुछ लोग जहां यहां मौजूद नहीं हैं, वो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर इस बात पे बोलते नहीं है। शायद उनको पर्ची मिली हुई है कि इस पे नहीं बोलना, पर्ची पे चलते ना, पर्ची मिली हुई है उस पर क्या इस मौजूद पे बात नहीं करनी, इसलिए वो नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं, खामोश। भाई लाड़काना और जैकबाबाद और नंगरपुर पारकर से मजदूर आता है, वो चाय आके बेचता है, वो सब्जी बेचता है, वो सिक्योरिटी गार्ड बनता है, वो क्लर्क बनता है, वो पटेवाला बनता है, वो अपनी छोटा सा कोई परचून का दुकान खोलता है। वो मंशात बेचने नहीं आता, वो क्लाशनिकोव बेचने नहीं आता, वो 50 लोगों का गोल लेकर किसी और के इलाके पे हमला करने नहीं आता। उसके पीछे 50 लोगों के जरगे नहीं होते कि एक जगह लड़ाई हो जाए और 1000 लोग उसकी मदद के लिए हथियार लेके, जदीद हथियार लेके पहुंच जाएं। वो खतरा नहीं है, खतरा वो है जिसके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते। और दूसरी बात, ये अफगान इशू, अफगान इशू, अफगान इशू, इस अफगान इशू पे वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लेती? पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं फैसला साजी की गई? और सिंध के लोगों को क्यों शरीक नहीं किया गया? सिंध के लोगों से मशावरत क्यों नहीं की वफाकी हुकूमत ने? सेनेट का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं हुआ? आप सबको पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, आप सबके इल्म में है। और मगर हमें यह समझना चाहिए, जब हम कहते हैं कि इंडिया में इंतहा पसंदी है, जब हम कहते हैं कि इंडिया में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? हमें है क्या? नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को है। जब एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा, नस्ल परस्ती बढ़ेगी, मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को ही होगा। इसी तरह पाकिस्तान में जब आप एक्सट्रीमिज्म बढ़ाएंगे, पाकिस्तान में जब माइनॉरिटीज़ को इनसिक्योर करेंगे, पाकिस्तान में जब खवातीन इनसिक्योर होंगी, पाकिस्तान में जब बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स होंगे, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। इन चीज़ों पे हमारी पार्लियामेंट क्यों बात नहीं करती? सिंध हुकूमत कहाँ है? सिंध असेंबली ने कोई इजलास बुलाया है कि अफगान आ रहे हैं, उस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए? सिंध हुकूमत ने कोई हिदायत जारी की हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? कहाँ है? सिंध असेंबली में मौजूद तमाम लोग, पीपल्स पार्टी के हों, MQM के हों, GDA के हों, PTI के हों, जमा इस्लामी के हों, उनमें से कोई क्यों नहीं लाता कोई मोशन, कोई रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में? और वजीर आला और उनका कैबिनेट कहाँ है? मेरे पास आए थे पीपल्स पार्टी के दोस्त कुछ दिन पहले, मैंने उनको कहा कि आप SSPs और DCs को हिदायत जारी कर सकते हैं कि आपके अजला में इलीगल इमिग्रेंट्स आएँ तो पकड़ के वापस भेज दें जिन कैंप्स में वो आबाद हैं। उन्होंने कहा हम देखते हैं इस बात को, मगर हुआ कुछ नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब को कहा था, क्योंकि आप लोग वफाकी हुकूमत के और सिंध हुकूमत की एजेंडा पे नहीं है। आप और हम सब पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत की एजेंडा पे नहीं है। वो लाताल्लुक हैं, उनका वास्ता नहीं है। आप एक ऐसा ठेला है जिससे कबाब लेना है, खा के प्लेट वहाँ पे छोड़ के चले जाना है। आपको फ़कत इस्तेमाल करना है सिंध के वसाइल को, सिंध के लोगों को, सिंध के इख्तियारात को इस्तेमाल करना है। इस सूरत हाल में मैं ये वाज़े अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि अफ़गानी, फिर दोहराता हूँ, हम नस्ल परस्त नहीं हैं, मगर हमारा इस्लाम दूसरों से मुख्तलिफ इस्लाम है। हम समझते हैं हमारा इस्लाम वो इस्लाम है जो इस्लाम की हकीकी रूह है। लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन,
हमारा इस्लाम दूसरों को वाजिबुल कत्ल ठहराने वाला इस्लाम नहीं है। वला तस्बुल लजीन यदून मिन दून अल्लाह, तुम उनके खुदाओं को बुरा न कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को कुछ न कह दें। हमारा बर्दाश्त वाला इस्लाम है। हमारा इस्लाम है कि हम किसी बच्ची को अपने चचा के साथ बाजार में जाते हुए देखकर उस बच्ची को 500 लोगों के दरमियान उसको बांध के ज़मीन पे उसको पत्थरों से संसार करने वाले को इंसान नहीं समझते, इंसान दुश्मन समझते हैं। तो ये रिवायात हम यहां आने देंगे क्या? सिंध में बसने वाले सिंधी और उर्दू स्पीकिंग की ये रिवायात नहीं है। शाह लतीफ़ और शेख अयाज की, गालिब की, मीर तकी मीर की, अमीर खुसरो की, सचल सरमस्त की, शेख अयाज की, उस्ताद बुखारी की ये रिवायात नहीं है। ये बर्दाश्त की, ये मोहब्बत की, ये यगानगी की, ये टॉलरेंस की, ये हम आहंगी की ज़मीन है। उसको ऐसा रखने के लिए मैं इस्तदा कर रहा हूँ सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कि हम लोगों को दीवार से न लगाएं। सिंध के लोगों से आपने वसाइल छीन लिए। सिंध के लोगों को 12,000 लोगों को अभी नौकरियों से निकाल दिया, नौकरियों से बर्खास्त हैं। अभी जो टीचर्स के इंटरव्यू हैं उसमें हज़ारों लोग बेचारे दरखास्तें लेके घूम रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो गई है। सिंध के लोगों के तमाम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद कर दिया गया, उस पर ताला लगा हुआ है। सिंध के यूथ के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हैं। उनके लिए बाकी रास्ता है कि कहीं ठेला लगा के बेचारे आधा पाव बिरयानी बेचकर गुजारा करें, उसमें आप ले आ रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। तो आप यानी सिंध को तबाह बर्बाद, जो भी ये करना चाह रहा है, जो भी सिंध में डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए ये तमाम मुसीबतें हम पर नाजिल करना चाह रहा है, वो सिंध का दुश्मन तो है ही है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान से दुश्मनी बंद करें। शुक्रिया। शुक्रिया साईं अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब।